नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत वाङ्मय में। हम लोग अध्ययन करेंगे शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चंस का और जानेंगे कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। आप लोग इसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सपोर्ट करेंगे ताकि हम अपने अध्ययन को लगातार बनाए रखें। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। इसमें कह रहा है व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ कोऑपरेटिव क्लास। सहयोगी अधिगम के लिए कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस हैं छात्र एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, छात्रों को विचारों की प्रस्तुति तथा स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे से चर्चा करने के अवसर, अधिक मात्रा में शिक्षक निर्देशन की आवश्यकता, छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो सहयोगी अधिगम के लिए कौन सा कथन सही है, अर्थात सहयोगी अधिगम बनाए रखने के लिए जिसमें अधिगम लर्निंग प्रोसेस जो है उस कोऑपरेटिव ढंग से चलता हो, इसके लिए कौन से ऑप्शन से आपको लगता है कि ये ऑप्शन सही है। छात्र एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे तो क्या सहयोगी अधिगम प्रक्रिया चलती रहेगी? बिल्कुल नहीं। छात्र प्रतिस्पर्धा करने से उनमें लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप हो सकती है, लेकिन सहयोगी अधिगम प्रक्रिया नहीं चल सकती है। छात्र को यदि गाइडेंस अधिक टीचर करेगा तो भी वो खुल करके अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और दूसरा ऑप्शन सबसे सही है। छात्रों को विचारों की प्रस्तुति तथा स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे से चर्चा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। पीपल्स आर अलाउड टू प्रेजेंट देयर आइडियाज एंड डिस्कस फ्रीली विथ वन अनदर। तो यही क्वेश्चन का आंसर है दूसरा नंबर, इसलिए इसको लॉक कर देते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छात्रों के लिए कौन सी विशेषता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? विच क्वालिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स? गुड बिहेवियर, स्वतंत्र चिंतन, आज्ञाकारिता अथवा कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क। छात्र के लिए कौन सी विशेषता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में आपको सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है। बीएचयू बीएड 2019 के क्वेश्चन से ये क्वेश्चन आया है। जो लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे हैं वो लोग जान भी रहे होंगे कि छात्रों के लिए कौन सी विशेषता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या हो जाएगा? छात्रों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि वह इंडिपेंडेंट थिंकिंग करें, स्वतंत्र विचार करें, स्वतंत्र चिंतन करें, ताकि उनके बोध की स्थिति जो स्टेज होता है बोध, उस स्टेज पर चिंतन कर सकें और वो विश्लेषण करते हुए संश्लेषण करें चीज़ों का। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वह छात्र जो है वो स्वतंत्र चिंतन करे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ऑप्शंस आर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय और अर्जुन सिंह। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। आप लोग जानते होंगे ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और इनके जन्म दिवस पर हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन दूसरा इसका सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET संचालित होती है 19 भारतीय भाषाओं में, 22 भारतीय भाषाओं में, 18 भारतीय भाषाओं में, 20 भारतीय भाषाओं में। तो CTET संचालित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइंस जारी की थी 2018 में कि अब से CTET की परीक्षा जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है वह 20 भारतीय भाषाओं में संचालित की जाएगी। 20 इंडियन लैंग्वेज
में संचालित की जाएगी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो ऑप्शन है इसका सही है। हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप किस प्रकार का अध्यापक बनना चाहेंगे? व्हाट टाइप ऑफ टीचर वुड यू लाइक टू बी? अ टीचर हु टीच द होल करिकुलम, अ टीचर हु हेल्प्स हिज स्टूडेंट्स इन लर्निंग, अ टीचर हु इज अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड ऑफ हिज स्टूडेंट्स, अथवा अ टीचर हु मेंटेन्स गुड डिसिप्लिन। तो आप किस प्रकार का अध्यापक बनना चाहेंगे? वह अध्यापक जो पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाता है। आप लोग जान लीजिए कि कोई भी अध्यापक पूरा पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाता है। कहने का आशय ये है कि अध्यापक को सिलेबस पढ़ाना होता है, ना कि करिकुलम पढ़ाना होता है। करिकुलम जो पाठ्यक्रम होता है वो सिलेबस से ज़्यादा होता है। करिकुलम में और सिलेबस में डिफरेंस होता है। करिकुलम में पाठ्य जो आपको कक्षा में पढ़ना है उससे भी पाठ्येतर क्रियाओं का सम्मिलित खाका होता है, डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आपके एग्ज़ाम्स कब होंगे, आपको कौन से असाइनमेंट जमा करने हैं, आपको और प्रिंसिपल को पूरे स्कूल का एक खाका होता है जिसमें मतलब सारी क्रियाएं आती हैं। और सिलेबस केवल आपको एक विशेष क्लास के लिए, यदि आप बीए कर रहे हैं तो बीए स्नातक कर रहे हैं, यूजी का मान लीजिए बीए कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अप्रोप्रिएट कुछ विषय दिए जाते हैं और उस विषय के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, उप विषय पढ़ने हैं, उनको पढ़ना होता है। तो सिलेबस छोटा होता है, करिकुलम बहुत ब्रॉड होता है, व्यापक में होता है। तो अध्यापक कभी भी पूरा पाठ्यक्रम अथवा करिकुलम नहीं पढ़ाता है। वह पढ़ाएगा तो केवल सिलेबस पढ़ाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन का पहला आंसर गलत हो जाता है। आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा कि कहीं भी यदि आता है कि वह शिक्षक अच्छा है अथवा वह शिक्षक उत्तम है जो अपना करिकुलम ख़त्म कर देता है, वह ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। कभी भी कोई टीचर करिकुलम नहीं पढ़ाएगा। करिकुलम का शेयरिंग नहीं होता है, केवल सिलेबस का शेयरिंग होता है। अध्यापक जो अधिगम में छात्रों की सहायता करता है, अध्यापक जो छात्रों का मित्र, दार्शनिक और गाइड है, अध्यापक जो अच्छा अनुशासन रखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापक जो छात्रों का मित्र है, दार्शनिक है और गाइड है, वह जो हर एक समस्या को सुलझाने का प्रयास करे, बच्चों की हर एक समस्या को सुलझाए, उसका मित्र रहे, उसको उसके मार्गदर्शन करे और उसको गाइड प्रदान करे सही दिशा में जाने के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिगम का उपयुक्त अर्थ है ज्ञान का विकास, व्यवहार में परिवर्तन, व्यक्तिगत समायोजन अथवा कौशलों का अर्जन। अधिगम का उपयुक्त अर्थ क्या है? अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग। तो अधिगम को मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर कहा गया है। व्यवहार में परिवर्तन होना, व्यवहार में चेंज आना। हम कितना शिक्षा के द्वारा लर्निंग के द्वारा कितना व्यक्तित्व में अथवा व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसी को अधिगम कहते हैं। तो इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तकनीकी के विकास में भविष्य में शिक्षक की भूमिका होगी। सूचना को बढ़ावा देना, नई पाठ्यक्रम का विकास करना, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना, शिक्षण में रुचि का उपयोग करना। यदि तकनीकी का विकास भविष्य में हो जाता है तब शिक्षक की भूमिका क्या होगी? कहने की बात नहीं है। तकनीकी का विकास हो चुका है, ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है और इसमें क्या करेगा शिक्षक? केवल मार्गदर्शन करता है। विद्यार्थियों को गाइड करना ही शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पाठ्य पुस्तकों का उद्देश्य ... प्रदान करना होता है। शिक्षक को सामग्री देना जिस पर उसका शिक्षण आधारित हो, शिक्षार्थी को पाठ्य विवरण का पर आधारित अधिगम सामग्री, शिक्षक के लिए संदर्भ सामग्री, परीक्षा के लिए सामग्री। जो पाठ्य पुस्तक होते हैं, टेक्स्ट बुक होते हैं, वो क्या होते हैं? सिलेबस के अनुसार तैयार किए जाते हैं। आपको मान लीजिए आप लैंग्वेज ग्रुप से बीए में हिंदी लिए हैं, तो
हिंदी फर्स्ट ईयर की एक टेक्स्ट बुक रहेगी जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है उन्हीं चैप्टर्स को उसमें रखा जाता है। तो टेक्स्ट बुक वही होता है जिसमें एक अप्रोप्रिएट टॉपिक्स को रखा जाए और उनको बच्चे को छात्र को पढ़ना रहता है। तो शिक्षक सामग्री देना जिस पर उसका शिक्षण आधारित हो, विद्यार्थी को पाठ्य विवरण पर आधारित अधिगम सामग्री। तो क्या होता है, टेक्स्ट बुक जो होता है वो शिक्षार्थी को पाठ्य विवरण पर आधारित अधिगम सामग्री उपलब्ध कराता है। सिलेबस पर आधारित जो है मटेरियल बेस्ड जो होता है उसका सिलेबस पर मटेरियल बेस्ड होता है। तो इसका आंसर दूसरा नंबर ही सही हो जाएगा। हम लोग अगले ऑप्शन पर चलते हैं, क्वेश्चन पर। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए। मंदिरा अपने शिक्षक को बताती है कि उनके मित्र परीक्षा में एक दूसरे की नकल करते हैं। शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ सलाह दी जाती है कि मंदिरा की टिप्पणियों पर ध्यान न दें, इग्नोर मंदिराज रिमार्क्स, अथवा दूसरा है सेंड हर फ्रेंड्स टू काउंसलर्स, उनके मित्रों को सलाहकार के पास भेज दें। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई मंदिरा सेड दिस, अथवा चौथा विकल्प है मंदिरा के अभिभावकों से बात करें। यदि मंदिरा यह बताती है कि उसके जो मित्र हैं वो परीक्षा में नकल करते हैं तो आप इस बात पर क्या करेंगे, वह जानने का प्रयास करेंगे, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि मंदिरा ने ऐसा क्यों कहा। क्या वास्तव में उसके मित्र नकल करते हैं परीक्षा में या नहीं करते हैं, किस बात पर मंदिरा ने बताया है। यदि करते हैं तो आप जानेंगे तथ्य को, उसके बाद में उसका निवारण करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। आप लोगों को ये लग सकता है कि चारों ऑप्शन सही हैं या 2 ऑप्शन सही हैं, तो आपको करना यही होता है कि ऑप्शन जो सबसे अप्रोप्रिएट हो उसी को चुनना होता है। हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के कक्षा में अनुपस्थित होने को शिक्षक को किस प्रकार संभालना चाहिए। यदि छात्र कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं तो एक शिक्षक क्या कर सकता है, रुचिकर शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, अनुपस्थित होने के कारणों का विश्लेषण करने का प्रयास तथा समस्याओं के समाधान का प्रयास, छात्रों की कक्षा में अनुपस्थित होने के लिए आलोचना करना अथवा उनको सजा देना। तो आप लोग विकल्प को देख लिए हैं, समझ चुके होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। अनुपस्थित होने के कारणों का आप विश्लेषण करेंगे और उसके समस्याओं के समाधान करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि कक्षा जो आप शिक्षण कर रहे हैं वो शिक्षण उनको समझ में ना रहा हो सकता है कोई दूसरी प्रॉब्लम हो, तो आप उनके कारणों को पता करेंगे और उसके बाद में उसके समाधान को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, निम्न में से कक्षा संप्रेषण की सबसे बड़ी बाधा कौन सी है। शिक्षण सामग्रियों की कमी, कक्षा में शोर, बाहर की अशांति अथवा शिक्षक की ओर से भ्रम, लैक ऑफ टीचिंग एड्स, नॉइज इन द क्लास, आउटसाइड डिस्टर्बेंस अथवा कन्फ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर। तो सबसे बड़ी बाधा क्या है, शिक्षक की ओर से भ्रम। यदि शिक्षक ही अपने विषय पर कमांड नहीं रखता है, वह टॉपिक जो उसने सेलेक्ट किया है टीच करने के लिए, यदि उस पर उसको कमांड नहीं है तो संप्रेषण नहीं हो पाएगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं हो पाएगी। इसलिए शिक्षक की ओर से भ्रम जो है सबसे ज़्यादा कक्षा को डिस्टर्ब कर सकता है, सबसे ज़्यादा संप्रेषण की बाधा बन सकता है। यदि कक्षा में शोर हो रहा है तो अच्छा टीचर होगा, वो उसके कारण को जानकर उसका निवारण कर देगा, डायग्नोस करेगा। बाहर की अशांति है तो उसके लिए वो बाहर के वातावरण को उपयुक्त बनाएगा, प्रिंसिपल से काउंसलर से बात करेगा। शिक्षण सामग्रियों की कमी है तो आप शिक्षण सामग्रियों की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन यदि शिक्षक की ओर से ही भ्रम है, यदि शिक्षक को ही टॉपिक का नॉलेज नहीं है, सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, तो फिर संप्रेषण की सबसे बड़ी बाधा तो बन ही जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कक्षा में छात्रों की वैयक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम आर डिटरमेंटल एज दे लीड टू स्टूडेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, हानिकारक हैं क्योंकि इसमें छात्र द्वंद्व होते हैं।
नुकसानदेह है क्योंकि शिक्षक को विविधतापूर्ण कक्षा को नियंत्रित करना होता है। व्यर्थ है क्योंकि यह पाठ्यक्रम लेन देन प्रक्रिया को गति कम कर देता है। लाभदायक है क्योंकि यह शिक्षक को संज्ञानात्मक संरचना का व्यापक पूल पता लगाने में मदद करता है। एडवांट में जो आप लोग देख रहे हैं विकल्प आप लोग आंसर करिए। लाभदायक है क्योंकि यह शिक्षक को संज्ञानात्मक संरचना का व्यापक पूल प्रदान करने में मदद करता है। आप व्यापक ब्रॉडनेस हो जाता है यदि आप एक ही प्रकार के छात्र को पढ़ाएंगे तो आप सभी प्रकार के लर्निंग अधिगमों को नहीं बता सकते हैं। यदि क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, कोई बच्चा ज़्यादा जानता है, कोई बच्चा कम जानता है, तो आप उस पर ध्यान देंगे जिससे आप हर एक तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। ब्रॉडनेस बढ़ जाएगा जिससे संरचना व्यापक हो जाएगी और आपको इससे संज्ञानात्मक विकास में मदद मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही विकल्प है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन ही BHU BEd अथवा BEd एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं जो कि इसलिए आप लोग इसको देख लीजिए। आप लोग इसके अनुसार ही अपना प्रिपरेशन जारी रखें। आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी। फॉर्म आ जाने के बाद आप लोगों को निरंतर वीडियो मिलेगी। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स ऐड हों ताकि वीडियो बनाने का कुछ फ़ायदा हो सके। समावेशी कक्षा के दृष्टिहीन बालकों के लिए निम्न में से क्या अधिक उपयुक्त होगा? समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव क्लास के दृष्टिहीन बालक हैं। अगर बालक दृष्टिबाधित है तो आप कौन सी विधि का प्रयोग कर सकते हैं? चार्ट, वीडियो क्लिप, ऑडियो व्याख्यान, रंगीन चित्र। जब बालक देखने में असमर्थता प्रकट करता है तो आप चार्ट प्रस्तुत नहीं करेंगे, वीडियो क्लिप प्रस्तुत नहीं करेंगे, रंगीन चित्र दिखाइए या सादा चित्र दिखाइए, कोई मतलब नहीं है। आंसर नंबर इसका सही हो जाएगा 3 नंबर। ऑडियो व्याख्यान देंगे, ऑडियो लेक्चर देंगे क्योंकि वो सुन सकता है, देखने में असमर्थ है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक जो अपने छात्रों को ध्यानाकर्षित नहीं कर सकता है उसे नौकरी से त्यागपत्र दे देना चाहिए। उनकी बुद्धि का मूल्यांकन कराना चाहिए, अपने छात्रों की गलतियां खोजनी चाहिए, अपनी शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करके उसे सुधारना चाहिए। नौकरी से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए, कोई भी देगा भी नहीं, और उनकी बुद्धि का मूल्यांकन करना चाहिए, संभव ही नहीं है। अपने छात्रों की गलतियों को खोजनी चाहिए। शिक्षक जो है यदि छात्र का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाता है तो इसमें छात्र की गलतियां नहीं है, कोई गलती नहीं खोजेंगे। इसमें करना होगा शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करिए और उसको सुधारिए। आप एक उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करिए और उसके बाद में आप शिक्षण प्रोसेस को करिए जिससे आप के छात्र रुचि लेंगे और आपको लेक्चर विधि, व्याख्यान विधि अथवा डूइंग शोइंग जो जिस विधि का उपयोग कर सकते हैं आप करके कक्षा शिक्षण को आकर्षित बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, इसलिए यही क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। निम्न में कौन सा शिक्षाविद मूछाली माँ के नाम से लोकप्रिय है? यम गांधी अर्थात महात्मा गांधी, मेरिया मांटेसरी, नाना भाई भट्टू अथवा गीजू भाई बेधका। तो इसका ऑप्शन सही है 4 नंबर गीजू भाई बेधका। इन्होंने ये गुजराती लेखक थे और इन्होंने बच्चों के विकास के लिए किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की जाए, उन्हें उत्तम नागरिक किस प्रकार बनाया जाए, इस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था और इन्हें मूछाली माँ के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गीजू भाई बधेका। ये गुजरात के लेखक थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग इसमें। हाल के वर्षों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना हुई है। आदिवासी बालकों के लिए, गरीब बालकों के लिए, अक्षम बालकों के लिए, अल्पसंख्यक बालकों के लिए। तो एकलव्य योजना का शुरुआत किया गया था कब? 1998 में यह योजना आई थी। 1998 में योजना आई थी। किसके लिए? आदिवासी बालकों के लिए, आदिवासी छात्रों के लिए इसमें शिक्षा के लिए आई थी। और इसका प्रथम स्कूल जो है
2000 में महाराष्ट्र में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? इसका जो है शिक्षण जो है महाराष्ट्र में खोला गया था। महाराष्ट्र में खोला गया था 2000 में सन। पहला विद्यालय एकलव्य मॉडल के आधार पर, और ये आदिवासी बालकों के लिए थी। 1998 में पहला इसको मॉडल को प्रस्तुत किया गया था और 2000 में महाराष्ट्र में प्रथम विद्यालय की स्थापना की गई एकलव्य मॉडल के तहत। तो आप लोग इस डाटा को ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस संस्था ने प्रथम बार विद्यार्थियों की सहायता के लिए QR कोड का प्रयोग किया था? Which of the following institute has first time introduced QR code in textbooks for helping students? NCERT, IIT दिल्ली, CBSE अथवा माइक्रोसॉफ्ट ने? तो NCERT ने विद्यार्थियों की सहायता के लिए सबसे पहले QR कोड जनरेट करने का मतलब बनाने का बुक्स में प्रावधान किया है। तो इसका ऑप्शन 1 नंबर सही हो जाएगा। आप लोग इसको जाने रहिए, 1 नंबर इसका ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% कोटा संबंधित है 103 संवैधानिक संशोधन से अथवा 124 संवैधानिक संशोधन से 124। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 103 संवैधानिक संशोधन से। 103 संवैधानिक संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% का प्रावधान किया गया है EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। तो ऑप्शन इसका सही है 103, पहला ही आंसर सही है। अगला क्वेश्चन। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड सलाहकार बोर्ड CABE ने बालिकाओं की मुक्त शिक्षा की ... तक संतुष्टि की है। तो CABE ने बालिकाओं की मुक्त शिक्षा के लिए कितने स्तरों तक मतलब शिक्षा को संतुष्टि की है? तो आप लोग जाने रहिए कि इसका पहला ऑप्शन है विद्यालयी स्तर, दूसरा स्नातक स्तर, तीसरा प्रास्नातक और चौथा डॉक्टरेट स्तर। तो इसका आंसर सही हो जाएगा कौन सा? प्रास्नातक स्तर तक इसको फ्री करने के लिए प्रस्तुति की थी। और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। छात्रों के लिए कौन सी विशेषता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देख चुके हैं स्वतंत्र चिंतन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन। शिक्षण शैली मुख्य रूप से संबंधित है। टीचिंग स्टाइल इज प्राइमरीली रिलेटेड विद हाउ ऑफ टीच, व्हाट ऑफ टीच, व्हाई ऑफ टीच। और एक विकल्प था हाउ हुम टीच, किसको पढ़ाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण शैली मुख्य रूप से संबंधित है कि क्या पढ़ाएं, क्या पढ़ाने से हमको संबंधित नहीं है, क्योंकि शिक्षण शैली नहीं संबंधित होगी। इसके लिए हमको पाठ्य वस्तु संबंधित होगा, करिकुलम से हम लोग जुड़ेंगे इसके लिए। और शिक्षण क्यों जरूरी है? इसके लिए इसका जवाब फिलॉसफी देता है, दर्शन देता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एजुकेशनल फिलॉसफी में जाएंगे। शिक्षण को कैसे पढ़ाना है, यह शिक्षण विधि बताता है। हाउ टू टीच, किस प्रकार से पढ़ाएं। तो शिक्षण शैली मुख्य रूप से संबंधित होती है हाउ टू टीच, किस प्रकार से पढ़ाएं। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के देखभाल के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षण कार्य को धीमा रखना चाहिए। वह जो प्रतिभाशाली हैं विद्यार्थी, उनके लिए यदि आप धीमा कर देंगे तो वो तो पहले तुरंत ही समझ जाते हैं, कोई भी सवाल आप करते हैं। बाकी समय में धीमा कर देंगे तो क्या करेंगे? वो हमेशा दुष्टता करेंगे, दूसरों को जो नहीं समझ पाते हैं उनको परेशान करेंगे। दूसरा है इन बालकों की विशेष देखभाल नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको बराबर अटेंशन सबको देना है। तेज़ी से पढ़ाना चाहिए। यदि आप तेज़ी से पढ़ाते हैं तो जो जल्दी नहीं समझ पाते हैं वो क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। आप क्या करेंगे? संवर्धन कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए। आपको उनके लिए कुछ संवर्धन प्रोवाइड करिए, कुछ दीजिए उनको जिस पर वो हमेशा लगे रहें। कहने का आशय है कि आप कुछ उनको एक्स्ट्रा दीजिए करने के लिए, ताकि वह खाली ना हो क्लास में। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। बालकों की शिक्षा में प्ले थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। प्ले थेरेपी का प्रयोग
किया जाता है, किस लिए? जिससे शैक्षिक प्रक्रिया आनंदपूर्ण हो सके, जिससे शिक्षा अधिक क्रिया केंद्र हो सके, शिक्षा में खेल क्रियाओं के महत्व पर प्रकाश डालना, बालकों की आंतरिक प्रेरणाओं तथा जटिलताओं को समझना, टू अंडरस्टैंड द इनर मोटिव्स एंड कॉम्प्लेक्सेस ऑफ चिल्ड्रेन। तो आंसर नंबर 4 ही सही है। बालकों की आंतरिक प्रेरणाओं और जटिलताओं को समझने के लिए ही प्ले थेरेपी को प्रयोग किया जाता है। शैक्षिक प्रक्रिया को आनंदपूर्ण लेने के लिए इसके ये क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। शिक्षा में खेल क्रियाओं के महत्व के लिए क्रिएटिविटी को लाया जाता है, ना कि प्ले थेरेपी। और प्ले थेरेपी का प्रयोग जो है चौथे विकल्प का ऑप्शन जो है यही सही है। हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। NCIEP ये मुख्य रूप से संबंधित है। तो NIEPA का जो मतलब होता है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटर। तो आप लोग इसको जान लीजिए, ये पूछा है, फुल फॉर्म से क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन ये 2018 में पूछा था BHU BEd के, 2018 में नहीं, 2019 में पूछा है BHU BEd के क्वेश्चन पेपर में। इसका आंसर तीसरा सही है। शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन के लिए जो NEPA मुख्य रूप से संबंधित है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक नियोजन और प्रशासन के लिए इसकी स्थापना की गई है। तो ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में अधिगम का निम्न स्तर क्या है? जो बेंजामिन एस ब्लूम थे, एक BS ब्लूम, जिन्होंने अपनी एक टेक्सोनॉमी दी थी, जिसमें उन्होंने 3 प्रकार के अधिगमों को क्षेत्र को विभाजित किया था। और हम लोग देख ही लेते हैं इसको, 1 मिनट। बेंजामिन एस ब्लूम ने 3 प्रकार से बांटा था उसको। एक संज्ञानात्मक क्षेत्र था जिसको कॉग्निटिव कहते हैं, कॉग्निटिव आप लोग समझ लीजिएगा। और दूसरा साइकोमोटर, दूसरा था बोधात्मक अफेक्टिव डोमेन, एंड तीसरा था गत्यात्मक डोमेन साइकोमोटर स्टेज। तो साइकोमोटर तो कॉग्निटिव से पूछा है। तो कॉग्निटिव में जो है 6 भाग थे। एक था पहला ज्ञान, दूसरा अवबोध अंडरस्टैंडिंग अवबोध, तीसरा क्या है प्रयोग अनुप्रयोग, चौथा है विश्लेषण, आप विश्लेषण करेंगे, और 5वां है संश्लेषण सिंथेसिस संश्लेषण, और 6वां क्या है मूल्यांकन इवैल्यूएशन मूल्यांकन। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा रखा है कि सबसे निम्न स्तर कौन सा है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहला स्तर जो है, सबसे नीचे का स्तर है ज्ञान, दूसरा सबसे नीचे का स्तर है बोध। तो इस तरह से आप जान लीजिए, इसको आप नोट कर सकते हैं कि क्वेश्चन कभी पूछ ले या अरेंज करने को दे दे अगली बार। 2019 का क्वेश्चन पेपर से आया है, तो हो सकता है 2022 में भी पूछ ले। तो सबसे निम्न स्तर ज्ञान का है, हो सकता है पूछ ले सबसे उच्च स्तर क्या है। तो सबसे उच्च स्तर मूल्यांकन का स्तर है, पहला ज्ञान का स्तर है। तो हमारा क्वेश्चन क्या सही हो जाएगा? इसका पहला स्तर ज्ञान का स्तर है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। व्याख्यान देते समय कक्षा में कुछ अशांति होने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए, कक्षा को छोड़ देना चाहिए, अशांति फैलाने वाले छात्रों को सजा देनी चाहिए, कक्षा में जो भी हो रहा है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता आप नहीं करेंगे तो फिर बच्चे तो शोर मचाएंगे ही। अशांति फैलाने वाले छात्रों को सजा देनी चाहिए, सजा देने पर आपको शांति फैलाना बंद नहीं करेंगे वो लोग, क्योंकि ये निगेटिविटी है। हो सकता है वो मान भी जाएं कि सज़ा दें और आप बच्चे मान जाएं, लेकिन ये निगेटिव हो जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर नहीं सही हो पाएगा। ये नकारात्मक सेंस देता है। आप
स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते हैं बच्चों के प्रति, पीपल के प्रति, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं और कक्षा को छोड़कर आप जा नहीं सकते हैं। थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएंगे, आप शांत हो जाएंगे, मैटर को देखेंगे और फिर आगे बढ़ना चालू कर देंगे, आप अपना टीचिंग स्टार्ट कर देंगे और शांति माहौल बन जाएगा। तो यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये हो सकता था तीसरा नंबर, लेकिन ये निगेटिव हो जाता है, क्योंकि आप अशांति फैलाने वाले छात्रों को सज़ा नहीं देना है। शिक्षा सज़ा नहीं देती है, शिक्षक सज़ा नहीं देता है, उनको क्या करता है, उचित मार्गदर्शन प्रोवाइड करता है। कक्षा अनुशासन प्रभावशाली तरीके से अनुरक्षित किया जा सकता है। क्लासरूम डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन इफेक्टिवली बाय हैंडलिंग द cause of indiscipline strictly, providing a program which is according to instinct of peoples, by giving corporal punishment, अथवा श्यामपट्ट पर विद्यार्थियों की सहभागिता द्वारा, बाय इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स ऑन ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड पर आप विद्यार्थियों से पढ़वाएंगे तो अनुशासन बना नहीं रहेगा, इससे थोड़ी ना अनुशासन बना रहेगा। शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं, भारत सरकार अधिनियम लगाता रहता है, कानून बनाता रहता है। शिक्षा में आपको कभी भी किसी को, बच्चे को जो है शारीरिक दंड नहीं देना है, ना ही मानसिक दंड देना है। अनुशासनहीनता के कारणों को कठोरता से निपटारा करना भी नहीं होगा। आप कठोरता नहीं दिखा सकते हैं, स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते हैं। छात्रों की रुचि के अनुसार कार्यक्रम प्रदान करना, आप उनके रुचि के अनुसार कार्यक्रम को प्रदान करिए। जो रुचिकर कक्षा को बनाएंगे तो वो डिसिप्लिन में रहेंगे और अधिगम परिस्थिति बनी रहेगी, अधिगम इन्वायरमेंट, लर्निंग इन्वायरमेंट बना रहेगा, जिससे इनडिसिप्लिन नहीं होंगे छात्र और डिसिप्लिन मेंटेन रहेगी। तो आंसर नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहीं तक आज का क्वेश्चन था, हम लोगों ने पढ़ लिया। और ये क्वेश्चंस BHU BEd के क्वेश्चन हैं, कुछ BEd के क्वेश्चन इधर से भी हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। हम लोग जो टॉपिक्स आए हैं, हम लोग इस यूट्यूब चैनल पर जो 30 क्वेश्चंस के आते हैं, 30 क्वेश्चन, उसको पार्ट ए में उसको कवर करने वाले हैं। वीडियो आपको प्रॉपर मिलने लगेगी, बस आपका जो है फॉर्म आ जाए और उसके बाद में आपको प्रॉपर वीडियो मिलने लगेगी। हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी तैयारी करेंगे। और डोमेन क्षेत्र में इस चैनल से आप लैंग्वेज वाले विद्यार्थी भी जुड़े रह सकते हैं। उनके जो सब्जेक्टिव डोमेन 70 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से हिंदी और संस्कृत की तैयारी भी कराई जाएगी। तो आप लोग इससे जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को बढ़ाइए आगे। यहीं पर मैं बंद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।